बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है, लेकिन नामांकन शुरू होने से पहले ही लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को डबल झटका लग गया है। एक नहीं दो विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सीधे बीजेपी की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। जी हां दर्शकों, नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने रविवार को विधानसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इसके साथ ही आरजेडी की सीटों पर संकट की परछाई और गहरी हो गई है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, चुनाव सिर पर है, गठबंधन की मीटिंग्स जारी है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है और ऐसे वक्त पर दो विधायकों का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं विभा देवी की, जो नवादा सीट से 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी। विभा देवी कोई साधारण चेहरा नहीं है, वो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी है, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। पति की गैर मौजूदगी में विभा देवी ने नवादा की सियासत संभाली, जनता से जुड़ी रही और पिछले 5 सालों में सक्रिय विधायक के तौर पर पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की तरफ दिखाई देने लगा था। अगस्त 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया पहुंचे थे, तो मंच पर विभा देवी की मौजूदगी ने आरजेडी खेमे में खलबली मचा दी थी। सूत्रों के मुताबिक टिकट कटने की आशंका और परिवार की एनडीए से बढ़ती नजदीकियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब चर्चा है कि विभा देवी नवादा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकती है। तो दर्शकों, अब चलते हैं रजौली की तरफ, जहां से आरजेडी के दलित विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा देकर पार्टी को दूसरा झटका दे दिया है। 2020 के चुनाव में उन्होंने रजौली सीट से जीत हासिल की थी और स्थानीय स्तर पर सिंचाई, सड़क और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। अगस्त में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता खुलेआम तेजस्वी यादव से प्रकाश वीर को टिकट मत दो की मांग कर रहे थे। नारे लगे, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा। इसके बाद से ही संकेत साफ हो गए थे कि प्रकाश वीर अब आरजेडी में सहज नहीं है और रविवार को उन्होंने भी इस्तीफा देकर इस कयास को हकीकत में बदल दिया। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी से रजौली सीट पर टिकट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दर्शकों, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह इस्तीफे एनडीए की चाल और टिकट की होड़ का नतीजा है। आरजेडी के अंदरूनी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। लालू यादव की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव लगातार गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बगावत की आहट सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, उधर एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी लगातार यह संदेश देने में लगी है कि जो भी नेता जनता के काम करना चाहता है, वो एनडीए के साथ आए। और अब विभा देवी और प्रकाश वीर जैसे 2 नामों का जुड़ना बीजेपी के मिशन बिहार 2025 को नई ताकत दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ टिकट की राजनीति है या एनडीए की सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या तेजस्वी यादव इस बगावत को रोक पाएंगे या फिर यह शुरुआत है उस भगदड़ की जो चुनाव से पहले आरजेडी की ताकत को कमजोर कर सकती है? दर्शकों, एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में अब मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। कौन किसका साथ छोड़ेगा और कौन किसके साथ आएगा, इस पर नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर सीट की कहानी बदलने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की सियासी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए एमडीआर न्यूज़, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि सियासी सरगर्मियों का महायुद्ध बन चुका है। हर दिन नए बयान, नए दावे और नए चेहरे बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आज इस सियासी अखाड़े में सबसे जोरदार बयान आया है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई से लेकर पटना तक सिर्फ एक ही बयान चर्चा में है। संजय राउत ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो किसी एक नाम पर राजनीति करते हैं। वो एक रणनीतिकार है, नेता नहीं। यानी साफ है, संजय राउत ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे बताया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को गैर विवादित नेता बताते हुए कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा दावा शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने किया है।
ऐसे में दर्शकों, अब इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए खुला समर्थन, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष तंज। शिवसेना यूबीटी का यह रुख विपक्षी एकता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, उनकी दौलत नहीं है और उनकी बातें भी नहीं है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की, जो इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजी से पैर पसार रही है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई, अब खुद बिहार के रण में कूद चुके हैं। हाल ही में जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इन 51 उम्मीदवारों में सामाजिक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल है। यानी पीके का फॉर्मूला है हर वर्ग की भागीदारी, हर गांव की आवाज़। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का खुद का नाम नहीं है। यानी वो मैदान में उतरने की बजाय रणनीति के मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के साथ बिहार का चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं चुनावी टाइम टेबल की। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग और दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष 122 सीटों पर मतदान होगा और इसकी गिनती 14 नवंबर को होगी और उसी दिन तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ जाएगी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर जनसुराज का कोई नया चेहरा। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयान ने विपक्षी खेमे में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। जहां एक तरफ महागठबंधन के समर्थक इस बयान को समर्थन का संकेत बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे में इसे राजनीतिक जुमला कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, बिहार का मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। तेजस्वी के समर्थक मुख्यमंत्री तेजस्वी के नारे लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर अपने जनसुराज यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संजय राउत की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर जनसुराज का नया प्रयोग बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करेगा। बिहार की सियासत में हर दिन नई पटकथा लिखी जा रही है और हम लाते रहेंगे आपको सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद अपडेट। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन अब विपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस मुलाकात में MNS प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, NCP शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि जब तक मतदाता सूची में सुधार नहीं होता, तब तक चुनाव कराना जनता के साथ अन्याय होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गंभीर और हास्यास्पद दोनों तरह की गलतियां हैं। राज ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा, कई जगह पिता की उम्र बेटे से कम लिखी गई है, कुछ लोगों के नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए कहा है कि जब तक यह गड़बड़ी दूर नहीं होती, तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब सूची ही गलत है तो चुनाव का क्या मतलब, यह तय ही नहीं है कि असली मतदाता कौन है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो युवा अब 18 वर्ष की हो रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, तब मतदाता पंजीकरण रोकने का क्या मतलब, आखिर किसके आदेश पर यह हो रहा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह वाकई चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जब मतदाता सूची ही अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, तब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही दर्शकों, बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में यह समझ पाना मुश्किल है कि वोट आखिर किसे मिलता है।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वोटर अपना वोट डालता है लेकिन बाद में उसे खुद ही पता नहीं चलता कि उसका वोट गया किसे। इस पर राज ठाकरे ने समर्थन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में वीवीपैट मशीनें लगाई जाए ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि उनका वोट सही जगह गया है। राज ठाकरे ने मांग की कि देश भर में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां से वीवीपैट मशीनें लाकर महाराष्ट्र के चुनाव में लगाई जाए। इसके साथ ही दर्शकों आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा है कि वे जल्द ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की औपचारिक मांग करेंगे ताकि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। अगर मतदाता सूची ही भरोसेमंद नहीं है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो वही दर्शकों, विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच मंगलवार को हुई बैठक करीब सवा घंटे तक चली। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि बुधवार यानी 15 अक्टूबर को एक और अहम बैठक होगी जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और सभी प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची की गलतियों, पंजीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का समय और स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता सूची की गलतियां इतनी गंभीर है कि चुनाव टाल दिए जाए, या फिर ये विपक्ष की रणनीति है जिससे चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल विपक्षी दल एकजुट है और सीधे संदेश दे रहे हैं कि सुधार के बिना चुनाव नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कर्नाटक से उठे एक बयान ने इस वक्त देश की सियासत को गर्म कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। अब इस बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में IT और पंचायती राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि RSS की विचारधारा भारत की एकता और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि RSS राज्य की सरकारी ज़मीनों, स्कूलों, पार्कों, मंदिर परिसरों और पुरातत्व स्थलों पर शाखाएं चलाता है जहां बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार डाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संघ के नारे और गतिविधियां संविधान और देश के नैतिक मूल्यों के विपरीत है, इसलिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, जैसे ही प्रियांक खड़गे का यह बयान सामने आया, भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के कई नेताओं ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस अब संघ विरोध की राजनीति में उतर आई है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी RSS पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग जनता में अप्रासंगिक हो चुके हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि RSS एक देशभक्त संगठन है जिसने राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि प्रियांक खड़गे की राजनीति उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे पर निर्भर है, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो वही दर्शकों, फडणवीस का यह बयान सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने न केवल प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा है। ऐसे में दर्शकों, अगर इतिहास पर नज़र डालें तो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने RSS पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस फैसले के बाद RSS के समर्थकों ने पूरे देश में व्यापक आंदोलन किया और इंदिरा सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग RSS को निशाना बनाते हैं उन्हें अंततः जनता से जवाब मिलता है।
तो वहीं दर्शकों बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी प्रियंका खरगे के बयान को संघ विरोधी एजेंडा करार दिया है। कई नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस संघ के नाम पर हिंदू भावनाओं से खेल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि संघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पहले अपने भीतर झांके। कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य सरकार का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार विकास के मुद्दे पर विफल रही है, इसलिए वह ऐसे विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहती है। तो दर्शकों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में कर्नाटक सरकार आरएसएस पर किसी तरह की कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले दक्षिण भारत में ऐसा बयान राजनीतिक तौर पर बड़ा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे के इस बयान ने एक बार फिर आरएसएस पर प्रतिबंध की बहस को हवा दे दी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बयान से पीछे हटती है या फिर आरएसएस के खिलाफ अपने रुख पर कायम रहती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज फिर गर्मी बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी MVA और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS एक साथ नजर आए और इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग की मतदाता सूची। जी हां दर्शकों, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात और विजय वडेट्टीवार सब एक मंच पर आए और एक सुर में बोले, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल उठे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या वोटर लिस्ट की खामियों ने MNS और MVA को एक नए मोर्चे पर जोड़ दिया है। राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा और कहा है कि जब चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियां नहीं दिखा रहा तो पारदर्शिता कहां से आएगी। बता दें कि राज ठाकरे ने मतदाता सूची की खामियों का बाकायदा ब्यौरा भी दिया। उन्होंने 2024 की वोटर लिस्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए और कहा है कि कई नाम तो मौजूद है लेकिन फोटो गायब है। कहीं एक व्यक्ति के दो नाम हैं तो कहीं एक ही नाम 3 बार। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि कल मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बातचीत की, आज राज्य आयोग से मिला, लेकिन दोनों ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि अगर मतदाता सूची ही अधूरी या गलत है तो फिर चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक थामा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ने तीखे शब्दों में कहा है कि जब राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी चोकलिंगम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है और राज्य आयोग कहता है कि हमारी नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है। उन्होंने तंज कसा, अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराने हैं तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है, सीधा इलेक्शन फॉर सिलेक्शन कर दो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, 2 नेता जो कभी एक परिवार से निकले आज लोकतंत्र के सवाल पर एक मंच पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ राज ठाकरे। दोनों का स्वर अलग लेकिन मुद्दा एक, पारदर्शी चुनाव। लेकिन इस सवाल के पीछे सियासी समीकरण भी छिपे है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं है बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में राजनीतिक पकड़ की परीक्षा है। और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये जंग और भी दिलचस्प हो जाती है। तो दर्शकों, अब जरा जानते हैं वोटर लिस्ट विवाद में क्या क्या खामियां ढूंढी गई है। उसमें पहला ये है कि कई नाम बिना फोटो के हैं, तो वही दूसरी खामी है डुप्लीकेट और ट्रिपल एंट्रीज। इसके बाद मृत मतदाताओं के नाम अब भी लिस्ट में और साथ ही नए मतदाताओं के नाम अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कब करेगा। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट की खामियां दूर नहीं होती तब तक निकाय चुनाव कराना मुश्किल होगा। मतलब साफ है, विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। अब महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ ये नया सियासी संग्राम अब सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, ये अब लोकशाही बनाम व्यवस्थागत खामियों की बहस बन चुका है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की लड़ाई अब विपक्ष के लिए नैरेटिव वॉर बन चुकी है और अगर आयोग ने जल्द सुधार नहीं किए तो ये मुद्दा चुनाव से बड़ा हो सकता है। सवाल वही है कि अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध हो तो लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत रह जाएगी।
फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में वोटर लिस्ट नया चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसका असर नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव तक गूंजेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी यानी MVA के समीकरणों में अब नया नाम जुड़ सकता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे का। जी हां दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की लगातार मुलाकातों ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है। दर्शकों, बता दें कि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। बैठकें भले ही अनौपचारिक बताई जा रही हो, लेकिन सियासी मायनों में इनका असर बहुत गहरा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति साफ है, मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करना और बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए मराठी अस्मिता की भावनाओं को दोबारा जगाना। तो वही दर्शकों, दरअसल 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP शरद पवार का गठबंधन है, अब एक नए साथी की तलाश में है और इस नए साथी का नाम हो सकता है राज ठाकरे। हालांकि कांग्रेस इस पर अभी खुलकर हामी नहीं भर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ कहा है कि जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच पर बैठे दिखे तो यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है, सब एकजुटता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि राज ठाकरे खुद भी इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनी रहे और अगर सभी दल साथ आते हैं तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। मनसे की ओर से पूर्व विधायक राजू रतन पाटिल ने भी बयान दिया है कि अगर सभी दल एक साथ आते हैं तो यह खुशी की बात होगी, लेकिन अंतिम फैसला राज साहब का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे की छवि हमेशा से मराठी मानुष के मुद्दे पर केंद्रित रही है। उनका राजनीतिक सफर कभी शिवसेना से अलग होकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वही रास्ते दोबारा एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल होते हैं तो यह न सिर्फ उद्धव के लिए ताकत बढ़ाने वाला कदम होगा, बल्कि बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी करेगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद भी है। कांग्रेस को डर है कि अगर मनसे को MVA में जगह दी गई तो मुंबई और ठाणे के परप्रांतीय वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मनसे की राजनीति लंबे समय तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ी रही है। ऐसे में पार्टी को यह भी चिंता है कि इसका असर बिहार और UP के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तो दर्शकों, राज ठाकरे के शामिल होने से महाविकास आघाड़ी को मराठी अस्मिता की राजनीति में एक नई ताकत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन की सर्वसमावेशी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी फायदा और नुकसान दोनों का समीकरण यह बेहद नाजुक है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह काफ़ी दिलचस्प और पेचीदा दोनों है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की बढ़ती नज़दीकियाँ नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस अब भी सोच विचार की मुद्रा में है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मनसे महाविकास आघाड़ी में शामिल होती है तो यह महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। तो दर्शकों, क्या राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में एक नए मराठी अध्याय की शुरुआत होने वाली है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे ही। फिलहाल सभी की निगाहें महाराष्ट्र की सियासी खेल पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। शिवसेना UBT के नेता और सांसद संजय राउत ने ऐसा संकेत दे दिया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या राज ठाकरे की MNS अब महाविकास आघाड़ी यानी MVA का हिस्सा बनने जा रही है? लेकिन राउत के बयान के बाद MNS ने जो कहा उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं।
ये सियासी समीकरण क्या नया रूप लेने जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एमएनएस चाहती है कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए। राउत का ये बयान सीधा सीधा इशारा करता है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शायद विपक्षी गठबंधन एमयूए में शामिल हो सकती है। राउत के इस बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ये मुमकिन होता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तीनों ठाकरे पवार ब्रिगेड एक मंच पर नजर आ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ज़्यादा देर नहीं लगी। संजय राउत के बयान के कुछ ही घंटों के भीतर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे सामने आ गए और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी ही अपना रुख बताएगी, कोई और नहीं। भविष्य में भी सिर्फ हम ही अपना रुख बताएंगे। मतलब साफ है, एमएनएस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। संजय राउत का बयान शायद सिर्फ राजनीतिक हवा का टेस्ट था। तो दर्शकों, अब जरा टाइमिंग देखिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ये वही समय है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार हाथ मिला सकते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राजनीति में ना का मतलब कभी नहीं होता। राजनीतिक जरूरतें कब किसे साथ खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि राउत ने ये भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की है और जल्दी राहुल गांधी से भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्शकों, ध्यान दीजिए, राज्य कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग एमएनएस के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उन्हें डर है कि इससे कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान हो सकता है। यानी एमवीए में एमएनएस की एंट्री इतनी आसान नहीं दिख रही है। दर्शकों, राउत ने अपने बयान में साफ कहा है कि राज्य की राजनीति में हर किसी की अपनी जगह है। जैसे शिवसेना यूबीटी की अपनी जगह है, वैसे ही एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार गुट और वामपंथी दलों की भी अपनी जगह है। यानी संजय राउत का संदेश साफ है, एमवीए को बड़ा बनाओ, हर उस ताकत को साथ लाओ जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीतिक संकेतों की इस भाषा में बहुत कुछ कहा से ज्यादा अनकहा होता है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या नए गठबंधन की तैयारी। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बैक चैनल टॉक्स चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। दोनों दलों ने नगर निकाय चुनाव के लिए कोई औपचारिक गठबंधन घोषित नहीं किया है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कभी दुश्मन रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आए तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। क्या यह ठाकरे ब्रदर्स यूनाइटेड का नया अध्याय होगा या सिर्फ सियासी गुब्बारा जो हवा में छोड़ा गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि एमएनएस वास्तव में एमवीए में शामिल होगी या फिलहाल दूरी बनाए रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया ट्विस्ट जरूर आ रहा है और जनता बस देख रही है कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूँ मुंबई की सियासत में मच रहे आई लव मोहम्मद बनाम आई लव बुलडोजर बाबा पोस्टर विवाद की पूरी कहानी। अब ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई की सड़कों तक पहुंच चुका है और अब इसमें उतर आई है बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर जहां एक तरफ धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब इसी के जवाब में मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। अंधेरी इलाके में कई जगहों पर दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक पर लिखा है आई लव बुलडोजर बाबा और दूसरे पर लिखा है आई लव देवा भाऊ। बता दें कि पहले पोस्टर में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बीजेपी के समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। तो वही दूसरे पोस्टर में नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके लिए लिखा गया है आई लव देवा भाऊ और उनके साथ एक बुलडोजर की तस्वीर भी छपी है। दर्शकों, ऐसे में आपको बता दें कि इन पोस्टरों का मकसद तो साफ है। बीजेपी अब बीएमसी चुनाव में भी कानून और विकास की राजनीति को जोड़ने जा रही है। बुलडोजर बाबा की छवि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले नेता के रूप में दिखाई गई है, जबकि देवा भाऊ यानी फडणवीस की छवि विकास और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये पोस्टर सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है।
कि मुंबई की राजनीति में अब हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ चलेंगे। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए, यानी अब सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। और इसी बीच शुरू हो चुकी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए में भी हलचल तेज है, जहां महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच अभी भी तालमेल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में सबकी निगाहें अब टिकी है राज ठाकरे पर, क्योंकि हाल के दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस भी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुंबई में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राज ठाकरे की लोकप्रियता और महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ पाएंगे, या फिर बीएमसी का मैदान इस बार 3 तरफा लड़ाई में बदल जाएगा। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर एक तरह से विकास बनाम धर्म की बहस को नया मोड़ दे रहे हैं, जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। वही बीजेपी समर्थक कहते हैं ये पोस्टर विकास, सुरक्षा और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू जैसे बैनर और देखने को मिल सकते हैं। इससे साफ है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि विचारधारा और छवि की लड़ाई बनने वाला है। तो दर्शकों, अब मुंबई की गलियों में गूंज रहा है नया नारा आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू। देखना ये होगा कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर मुंबई की सियासत पर कितना पड़ता है, और क्या ये पोस्टर बीजेपी के लिए वोट बूस्टर साबित होंगे या फिर विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताकर पलटवार करेगा। आपका क्या मानना है? बीएमसी चुनाव में किसकी रणनीति काम करेगी? बीजेपी की बुलडोजर ब्रांडिंग या एमयूए की एकता की अपील? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और MDR न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दर्शकों, कर्नाटक से उठे एक बयान ने इस वक्त देश की सियासत को गर्म कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। अब इस बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में आईटी और पंचायती राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि आरएसएस की विचारधारा भारत की एकता और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस राज्य की सरकारी ज़मीनों, स्कूलों, पार्कों, मंदिर परिसरों और पुरातत्व स्थलों पर शाखाएं चलाता है, जहां बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार डाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संघ के नारे और गतिविधियां संविधान और देश के नैतिक मूल्यों के विपरीत है, इसलिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, जैसे ही प्रियांक खड़गे का यह बयान सामने आया, भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के कई नेताओं ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस अब संघ विरोध की राजनीति में उतर आई है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग जनता में अप्रासंगिक हो चुके हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है जिसने राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि प्रियांक खड़गे की राजनीति उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे पर निर्भर है, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो वही दर्शकों, फडणवीस का यह बयान सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने न केवल प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा है।
ऐसे में दर्शकों, अगर इतिहास पर नज़र डालें तो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस फैसले के बाद आरएसएस के समर्थकों ने पूरे देश में व्यापक आंदोलन किया और इंदिरा सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग आरएसएस को निशाना बनाते हैं उन्हें अंततः जनता से जवाब मिलता है। तो वही दर्शकों, बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी प्रियंक खरगे के बयान को संघ विरोधी एजेंडा करार दिया है। कई नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस संघ के नाम पर हिंदू भावनाओं से खेल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि संघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस पहले अपने भीतर झांके। कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य सरकार का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार विकास के मुद्दे पर विफल रही है, इसलिए वह ऐसे विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहती है। तो दर्शकों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में कर्नाटक सरकार आरएसएस पर किसी तरह की कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले दक्षिण भारत में ऐसा बयान राजनीतिक तौर पर बड़ा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने एक बार फिर आरएसएस पर प्रतिबंध की बहस को हवा दे दी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बयान से पीछे हटती है या फिर आरएसएस के खिलाफ अपने रुख पर कायम रहती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज फिर गर्मी बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी MVA और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS एक साथ नजर आए और इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग की मतदाता सूची। जी हां दर्शकों, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात और विजय वडेट्टीवार सब एक मंच पर आए और एक सुर में बोले, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल उठे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या वोटर लिस्ट के खामियों ने MNS और MVA को एक नए मोर्चे पर जोड़ दिया है। राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा और कहा है कि जब चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियां नहीं दिखा रहा तो पारदर्शिता कहां से आएगी। बता दें कि राज ठाकरे ने मतदाता सूची की खामियों का बाकायदा ब्यौरा भी दिया। उन्होंने 2024 की वोटर लिस्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए और कहा है कि कई नाम तो मौजूद है लेकिन फोटो गायब है। कहीं एक व्यक्ति के दो नाम हैं तो कहीं एक ही नाम 3 बार। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि कल मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बातचीत की, आज राज्य आयोग से मिला, लेकिन दोनों ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि अगर मतदाता सूची ही अधूरी या गलत है तो फिर चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक थामा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ने तीखे शब्दों में कहा है कि जब राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी चोकलिंगम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है और राज्य आयोग कहता है कि हमारी नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है। उन्होंने तंज कसा, अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराने हैं तो फिर चुनाव की क्या ज़रूरत है, सीधा इलेक्शन फॉर सिलेक्शन कर दो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, 2 नेता जो कभी एक परिवार से निकले आज लोकतंत्र के सवाल पर एक मंच पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ राज ठाकरे। दोनों का स्वर अलग लेकिन मुद्दा एक, पारदर्शी चुनाव। लेकिन इस सवाल के पीछे सियासी समीकरण भी छिपे है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं है बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में राजनीतिक पकड़ की परीक्षा है। और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये जंग और भी दिलचस्प हो जाती है। तो दर्शकों, अब जरा जानते हैं वोटर लिस्ट विवाद में क्या क्या खामियां ढूंढी गई है। उसमें पहला ये है कि कई नाम बिना फोटो के हैं, तो वही दूसरी खामी है डुप्लीकेट और ट्रिपल एंट्रीज। इसके बाद मृत मतदाताओं के नाम अब भी लिस्ट में और साथ ही नए मतदाताओं के नाम अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कब करेगा। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट की खामियां दूर नहीं होती तब तक निकाय चुनाव कराना मुश्किल होगा। मतलब साफ है, विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। अब महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ ये नया सियासी संग्राम
अब सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, ये अब लोकशाही बनाम व्यवस्थागत खामियों की बहस बन चुका है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की लड़ाई अब विपक्ष के लिए नैरेटिव वॉर बन चुकी है और अगर आयोग ने जल्द सुधार नहीं किए तो ये मुद्दा चुनाव से बड़ा हो सकता है। सवाल वही है कि अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध हो तो लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत रह जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में वोटर लिस्ट नया चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसका असर नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव तक गूंजेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी यानी MVA के समीकरणों में अब नया नाम जुड़ सकता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे का। जी हां दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की लगातार मुलाकातों ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है। दर्शकों, बता दें कि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। बैठकें भले ही अनौपचारिक बताई जा रही हो, लेकिन सियासी मायनों में इनका असर बहुत गहरा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति साफ है, मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करना और बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए मराठी अस्मिता की भावनाओं को दोबारा जगाना। तो वही दर्शकों, दरअसल 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP शरद पवार का गठबंधन है, अब एक नए साथी की तलाश में है और इस नए साथी का नाम हो सकता है राज ठाकरे। हालांकि कांग्रेस इस पर अभी खुलकर हामी नहीं भर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ कहा है कि जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच पर बैठे दिखे तो यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है, सब एकजुटता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि राज ठाकरे खुद भी इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनी रहे और अगर सभी दल साथ आते हैं तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। मनसे की ओर से पूर्व विधायक राजू रतन पाटिल ने भी बयान दिया है कि अगर सभी दल एक साथ आते हैं तो यह खुशी की बात होगी, लेकिन अंतिम फैसला राज साहब का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे की छवि हमेशा से मराठी मानुष के मुद्दे पर केंद्रित रही है। उनका राजनीतिक सफर कभी शिवसेना से अलग होकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वही रास्ते दोबारा एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल होते हैं तो यह न सिर्फ उद्धव के लिए ताकत बढ़ाने वाला कदम होगा, बल्कि बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी करेगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद भी है। कांग्रेस को डर है कि अगर मनसे को MVA में जगह दी गई तो मुंबई और ठाणे के परप्रांतीय वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मनसे की राजनीति लंबे समय तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ी रही है। ऐसे में पार्टी को यह भी चिंता है कि इसका असर बिहार और यूपी के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तो दर्शकों, राज ठाकरे के शामिल होने से महाविकास आघाड़ी को मराठी अस्मिता की राजनीति में एक नई ताकत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन की सर्वसमावेशी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी फायदा और नुकसान दोनों का समीकरण यह बेहद नाजुक है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह काफ़ी दिलचस्प और पेचीदा दोनों है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की बढ़ती नज़दीकियां नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस अब भी सोच विचार की मुद्रा में है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मनसे महाविकास आघाड़ी में शामिल होती है तो यह महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। तो दर्शकों, क्या राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में एक नए मराठी अध्याय की शुरुआत होने वाली है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे ही। फिलहाल सभी की निगाहें महाराष्ट्र की सियासी खेल पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने ऐसा संकेत दे दिया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या राज ठाकरे की एमएनएस अब महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का हिस्सा बनने जा रही है? लेकिन राउत के बयान के बाद एमएनएस ने जो कहा उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं ये सियासी समीकरण क्या नया रूप लेने जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एमएनएस चाहती है कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए। राउत का ये बयान सीधा सीधा इशारा करता है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शायद विपक्षी गठबंधन एमवीए में शामिल हो सकती है। राउत के इस बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ये मुमकिन होता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तीनों ठाकरे पवार ब्रिगेड एक मंच पर नजर आ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ज़्यादा देर नहीं लगी। संजय राउत के बयान के कुछ ही घंटों के भीतर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे सामने आ गए और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी ही अपना रुख बताएगी, कोई और नहीं। भविष्य में भी सिर्फ हम ही अपना रुख बताएंगे। मतलब साफ है, एमएनएस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। संजय राउत का बयान शायद सिर्फ राजनीतिक हवा का टेस्ट था। तो दर्शकों, अब जरा टाइमिंग देखिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ये वही समय है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार हाथ मिला सकते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राजनीति में ना का मतलब कभी नहीं होता। राजनीतिक जरूरतें कब किसे साथ खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि राउत ने ये भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की है और जल्द ही राहुल गांधी से भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्शकों, ध्यान दीजिए, राज्य कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग एमएनएस के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उन्हें डर है कि इससे कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान हो सकता है। यानी एमवीए में एमएनएस की एंट्री इतनी आसान नहीं दिख रही है। दर्शकों, राउत ने अपने बयान में साफ कहा है कि राज्य की राजनीति में हर किसी की अपनी जगह है। जैसे शिवसेना यूबीटी की अपनी जगह है, वैसे ही एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार गुट और वामपंथी दलों की भी अपनी जगह है। यानी संजय राउत का संदेश साफ है, एमवीए को बड़ा बनाओ, हर उस ताकत को साथ लाओ जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीतिक संकेतों की इस भाषा में बहुत कुछ कहा से ज्यादा अनकहा होता है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या नए गठबंधन की तैयारी। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बैक चैनल टॉक्स चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। दोनों दलों ने नगर निकाय चुनाव के लिए कोई औपचारिक गठबंधन घोषित नहीं किया है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कभी दुश्मन रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आए तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। क्या यह ठाकरे ब्रदर्स यूनाइटेड का नया अध्याय होगा या सिर्फ सियासी गुब्बारा जो हवा में छोड़ा गया है? आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि एमएनएस वास्तव में एमवीए में शामिल होगी या फिलहाल दूरी बनाए रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया ट्विस्ट जरूर आ रहा है और जनता बस देख रही है कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूँ मुंबई की सियासत में मच रहे आई लव मोहम्मद बनाम आई लव बुलडोजर बाबा पोस्टर विवाद की पूरी कहानी। अब ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई की सड़कों तक पहुंच चुका है और अब इसमें उतर आई है बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर जहां एक तरफ धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब इसी के जवाब में मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। अंधेरी इलाके में कई जगहों पर दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक पर लिखा है आई लव बुलडोजर बाबा और दूसरे पर लिखा है आई लव देवा भाऊ। बता दें कि पहले पोस्टर में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बीजेपी के समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। तो वही दूसरे पोस्टर में नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके लिए लिखा गया है आई लव देवा भाऊ।
और उनके साथ एक बुलडोजर की तस्वीर भी छपी है। दर्शकों, ऐसे में आपको बता दें कि इन पोस्टरों का मकसद तो साफ है। बीजेपी अब बीएमसी चुनाव में भी कानून और विकास की राजनीति को जोड़ने जा रही है। बुलडोजर बाबा की छवि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले नेता के रूप में दिखाई गई है, जबकि देवाबाबू यानी फडणवीस की छवि विकास और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये पोस्टर सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि मुंबई की राजनीति में अब हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ चलेंगे। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए, यानी अब सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। और इसी बीच शुरू हो चुकी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए में भी हलचल तेज है, जहां महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच अभी भी तालमेल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में सबकी निगाहें अब टिकी है राज ठाकरे पर, क्योंकि हाल के दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस भी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुंबई में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राज ठाकरे की लोकप्रियता और महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ पाएंगे, या फिर बीएमसी का मैदान इस बार तीन तरफा लड़ाई में बदल जाएगा। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर एक तरह से विकास बनाम धर्म की बहस को नया मोड़ दे रहे हैं, जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। वही बीजेपी समर्थक कहते हैं ये पोस्टर विकास, सुरक्षा और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू जैसे बैनर और देखने को मिल सकते हैं। इससे साफ है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि विचारधारा और छवि की लड़ाई बनने वाला है। तो दर्शकों, अब मुंबई की गलियों में गूंज रहा है नया नारा, आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू। देखना ये होगा कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर मुंबई की सियासत पर कितना पड़ता है, और क्या ये पोस्टर बीजेपी के लिए वोट बूस्टर साबित होंगे, या फिर विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताकर पलटवार करेगा। आपका क्या मानना है? बीएमसी चुनाव में किसकी रणनीति काम करेगी? बीजेपी की बुलडोजर ब्रांडिंग या एमयूए की एकता की अपील? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एमडीआर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है, लेकिन नामांकन शुरू होने से पहले ही लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को डबल झटका लग गया है। एक नहीं दो विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सीधे बीजेपी की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। जी हां दर्शकों, नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने रविवार को विधानसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इसके साथ ही आरजेडी की सीटों पर संकट की परछाई और गहरी हो गई है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, चुनाव सिर पर है, गठबंधन की मीटिंग्स जारी है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है और ऐसे वक्त पर दो विधायकों का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं विभा देवी की, जो नवादा सीट से 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी। विभा देवी कोई साधारण चेहरा नहीं है, वो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी है, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। पति की गैर मौजूदगी में विभा देवी ने नवादा की सियासत संभाली, जनता से जुड़ी रही और पिछले 5 सालों में सक्रिय विधायक के तौर पर पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की तरफ दिखाई देने लगा था। अगस्त 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया पहुंचे थे, तो मंच पर विभा देवी की मौजूदगी ने आरजेडी खेमे में खलबली मचा दी थी। सूत्रों के मुताबिक टिकट कटने की आशंका और परिवार की एनडीए से बढ़ती नजदीकियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब चर्चा है कि विभा देवी नवादा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकती है।
तो दर्शकों अब चलते हैं रजौली की तरफ, जहां से आरजेडी के दलित विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा देकर पार्टी को दूसरा झटका दे दिया है। 2020 के चुनाव में उन्होंने रजौली सीट से जीत हासिल की थी और स्थानीय स्तर पर सिंचाई, सड़क और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। अगस्त में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता खुलेआम तेजस्वी यादव से प्रकाश वीर को टिकट मत दो की मांग कर रहे थे। नारे लगे, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा। इसके बाद से ही संकेत साफ हो गए थे कि प्रकाश वीर अब आरजेडी में सहज नहीं है और रविवार को उन्होंने भी इस्तीफा देकर इस कयास को हकीकत में बदल दिया। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी से रजौली सीट पर टिकट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दर्शकों, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह इस्तीफे एनडीए की चाल और टिकट की होड़ का नतीजा है। आरजेडी के अंदरूनी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। लालू यादव की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव लगातार गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बगावत की आहट सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, उधर एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी लगातार यह संदेश देने में लगी है कि जो भी नेता जनता के काम करना चाहता है वो एनडीए के साथ आए, और अब विभा देवी और प्रकाश वीर जैसे दो नामों का जुड़ना बीजेपी के मिशन बिहार 2025 को नई ताकत दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ टिकट की राजनीति है या एनडीए की सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या तेजस्वी यादव इस बगावत को रोक पाएंगे या फिर यह शुरुआत है उस भगदड़ की जो चुनाव से पहले आरजेडी की ताकत को कमजोर कर सकती है? दर्शकों, एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में अब मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। कौन किसका साथ छोड़ेगा और कौन किसके साथ आएगा, इस पर नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर सीट की कहानी बदलने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की सियासी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए एमडीआर न्यूज़, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि सियासी सरगर्मियों का महायुद्ध बन चुका है। हर दिन नए बयान, नए दावे और नए चेहरे बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आज इस सियासी अखाड़े में सबसे जोरदार बयान आया है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई से लेकर पटना तक सिर्फ एक ही बयान चर्चा में है। संजय राउत ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो किसी एक नाम पर राजनीति करते हैं। वो एक रणनीतिकार है, नेता नहीं। यानी साफ है, संजय राउत ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे बताया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को गैर विवादित नेता बताते हुए कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा दावा शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने किया है। ऐसे में दर्शकों, अब इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए खुला समर्थन, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष तंज। शिवसेना यूबीटी का यह रुख विपक्षी एकता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, उनकी दौलत नहीं है और उनकी बातें भी नहीं है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की, जो इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजी से पैर पसार रही है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई, अब खुद बिहार के रण में कूद चुके हैं। हाल ही में जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इन 51 उम्मीदवारों में सामाजिक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल है। यानी पीके का फॉर्मूला है, हर वर्ग की भागीदारी, हर गांव की आवाज़। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का खुद का नाम नहीं है। यानी वो मैदान में उतरने की बजाय रणनीति के मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के साथ बिहार का चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं चुनावी टाइम टेबल की। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग और दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष 122 सीटों पर मतदान होगा और इसकी गिनती 14 नवंबर को होगी और उसी दिन तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ जाएगी।
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर जनसुराज का कोई नया चेहरा। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयान ने विपक्षी खेमे में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। जहां एक तरफ महागठबंधन के समर्थक इस बयान को समर्थन का संकेत बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे में इसे राजनीतिक जुमला कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, बिहार का मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। तेजस्वी के समर्थक मुख्यमंत्री तेजस्वी के नारे लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर अपने जनसुराज यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संजय राउत की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर जनसुराज का नया प्रयोग बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करेगा। बिहार की सियासत में हर दिन नई पटकथा लिखी जा रही है और हम लाते रहेंगे आपको सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद अपडेट। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन अब विपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस मुलाकात में MNS प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, NCP शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि जब तक मतदाता सूची में सुधार नहीं होता, तब तक चुनाव कराना जनता के साथ अन्याय होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गंभीर और हास्यास्पद दोनों तरह की गलतियां हैं। राज ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा, कई जगह पिता की उम्र बेटे से कम लिखी गई है, कुछ लोगों के नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए कहा है कि जब तक यह गड़बड़ी दूर नहीं होती, तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब सूची ही गलत है तो चुनाव का क्या मतलब, यह तय ही नहीं है कि असली मतदाता कौन है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो युवा अब 18 वर्ष की हो रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, तब मतदाता पंजीकरण रोकने का क्या मतलब, आखिर किसके आदेश पर यह हो रहा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह वाकई चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जब मतदाता सूची ही अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, तब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही दर्शकों, बैठक में शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में यह समझ पाना मुश्किल है कि वोट आखिर किसे मिलता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वोटर अपना वोट डालता है, लेकिन बाद में उसे खुद ही पता नहीं चलता कि उसका वोट गया किसे। इस पर राज ठाकरे ने समर्थन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में VVPAT मशीनें लगाई जाए ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि उनका वोट सही जगह गया है। राज ठाकरे ने मांग की कि देश भर में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां से VVPAT मशीनें लाकर महाराष्ट्र के चुनाव में लगाई जाए। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा है कि वे जल्द ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की औपचारिक मांग करेंगे, ताकि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। अगर मतदाता सूची ही भरोसेमंद नहीं है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो वही दर्शकों, विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच मंगलवार को हुई बैठक करीब सवा घंटे तक चली। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि बुधवार यानी 15 अक्टूबर को एक और अहम बैठक होगी, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और सभी प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची की गलतियों, पंजीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और VVPAT मशीनों के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का समय और स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता सूची की गलतियां इतनी गंभीर है कि चुनाव टाल दिए जाए, या फिर ये विपक्ष की रणनीति है
जिससे चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल विपक्षी दल एकजुट है और सीधे संदेश दे रहे हैं कि सुधार के बिना चुनाव नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।